Hello students. First of all, I welcome you all to the plus one medical stream. Students, you have taken the medical stream, I think, with an aim your life. And if you really want to fulfill your aim, you have to work hard for these 2 years. So my best wishes are all with you. So once again, I welcome you all to the medical stream in this school. Students, we have already done first chapter of our biology, that was the living word, and today we are going to start chapter 2, that is biological classification. First of all, I explained you the meaning of the word biology, that is biology is made up of two words, that is bio plus logos. Bio means living. When I say bio, from the bio we have another word that is known as biodiversity. सो बच्चे, जो हमारा ये प्लेनेट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये एक आइडिया है कि इस प्लेनेट के ऊपर 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। 1.8 मिलियन स्पीशीज़, जिसमें से कि एनिमल्स जो हैं वो 1.3 मिलियंस हैं और प्लांट्स जो हैं वो 0.5 या 0.5 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स की हमारे प्लैनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग बताना चाहती हूँ। बच्चे, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। टेक्सोनमिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में है। सो उसको स्टडी करने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं उसमें, और ग्रुप्स बना के हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं। सो जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में अरेंज करना है उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हम फिशेस को एक ग्रुप में डाल देते हैं, एम्फीबियंस का एक ग्रुप बना देते हैं, बर्ड्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं, इंसेक्ट्स को अलग ग्रुप में डाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। So students, let's start second chapter, that is biological classification. सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी क्लासिफिकेशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो अरिस्टोटल ने दी, और अरिस्टोटल ने बहुत एक सिंपल सी चीज़ को माइंड में रखा इस बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई करने के लिए। जैसे उसने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो आपको विजिबल हैं, जो आप देख सकते हो। जैसे ट्री का साइज़ है, उसका शेप है, उसके फ्लावर का कलर है। सो जो करेक्टर आपको विजिबल करेक्टर्स होते हैं उनको हम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स बोलते हैं। सो जो पहले क्लासिफिकेशन की गई थी वो अरिस्टोटल ने किया, और उसने क्या किया, उसने जो प्लांट्स हैं उनको उनकी हाइट देखते हुए उनको ट्रीज़ में, श्रब्स में और हर्ब्स में क्लासीफाई कर दिया। इवन उसने एक बहुत सिंपल चीज़ करा, उसने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो जिनके पास रेड ब्लड है उनका एक ग्रुप बना दिया, और जिनके पास नहीं है उनका दूसरा ग्रुप बना दिया। सो एक हम क्लासिफिकेशन का एक हिस्ट्री कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी को कैसे क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट, ओके, उसके बाद बच्चे अरिस्टोटल के बाद लीनियस आया। लीनियस ने लिविंग जो वर्ड है उसकी 2 किंगडम्स बना दिया, उसको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम उसने रखा प्लांटी और दूसरे का नाम उसने रखा एनिमेलिया। ठीक है, इस सिस्टम को हम रिसेंटली भी यूज़ करते आए हैं, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम थे। इस सिस्टम में उसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके बारे में नहीं बताया हमें। आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा होगा कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूक्लियस। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। सो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, और जो ग्रीन एल्गा है जो कि फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, और जो फंजाई हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, तो ये क्लासिफिकेशन वो डिफरेंस नहीं बता सके। ओके,
नेक्स्ट फिर हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और जो कि R.H. विटेकर ने प्रपोज किया 1969 में। सो उन्होंने क्या किया, जितना हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और उन किंगडम्स के नाम थे किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया. So you must remember the 5 kingdom system of classification that was given by Whittaker in 1969, and according to Whittaker he divided the whole biodiversity into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ठीक है. एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया, उसने क्या क्राइटेरिया यूज़ करा इस क्लासिफिकेशन देने के लिए. ही यूज सेल स्ट्रक्चर. हमें पता है सारी लिविंग चीज़ें जो हैं वो सेल से बनती हैं, तो सेल का क्या स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है ऑर्गेनिज्म, क्या वो ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है, उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशन. फाइलोजेनेटी होता है बेटा उसकी एवोल्यूशन, किस तरह से वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस प्लैनेट के ऊपर आए. सो ये 5 सिस्टम किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है जो विटेकर ने दिया, इट इज़ एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड आई शुड से. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, तो उन्होंने क्या करा, जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोक्रियोटिक क्या थे, जैसे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, प्रोक्रियोट्स, उन सबको उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया. और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ध्यान से ये बात सुनो, यूकैरियोटिक है मीन्स दे हैव अ न्यूक्लियस बट दे आर यूनिसेलुलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. तो उसको उसने कौन सी किंगडम में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में. ठीक है. सो किंगडम प्रोटिस्टा में होने में उसमें जैसे क्लाइमेडोमोनास जो एल्गी था या क्लोरेला एल्गी था, पहले क्या था कि एल्गी को प्लांट्स के साथ रखा गया था, बट लेकिन ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, इसमें जो एल्गी थे वो किस में आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आ गए. राइट. सो ये इसी तरह से उन्होंने क्या करा कि जो अमीबा पैरामीशियम जो थे आगे वो क्या था, एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए थे, बट उसके बाद उन्होंने इसको भी चेंज कर दिया. वो 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन से मेंबर कौन से किंगडम में प्लेस किए गए. ओके बच्चे, ये विटेकर का सिस्टम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो 5 जो बायोडाइवर्सिटी मेंबर है उसको उसने 5 किंगडम्स में प्लेस कर दिया. दैट इज फर्स्ट वन इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमिलिया. राइट. ओके, नेक्स्ट. So today we are starting the first kingdom and that is known as kingdom Monera. So बच्चे kingdom Monera में जो mainly क्या है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियाज आते हैं. And you know that bacteria, they are microscopic organism. You cannot see them with naked eye. And if you really want to examine them, you need a microscope. सो बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में प्लेस किया और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं. हैबिटेट क्या होता है बच्चे, हैबिटेट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रहने का प्लेस है, जहाँ पे वो रहता है, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. सो मोनेरा के मेंबर्स जो हैं इवन वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे डेजर्ट्स में रहते हैं और हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओशंस में, डीप ओशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ पे जो स्नोई एरिया है वहाँ पे भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी हैं, वाटर के सॉइल के ऊपर भी हैं. तो इनका जो हैबिटेट है वो वास्ट है. राइट. सो बैक्टीरियाज जो होते हैं ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. बैक्टीरिया की डिफरेंट कैटेगरीज हैं. उनकी शेप को देखते हुए बच्चे, बैक्टीरिया जो होते हैं वो राउंड शेप के भी हो सकते हैं, इसको हम कोकस बोलते हैं. देन बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रॉड शेप के भी हो सकते हैं. ठीक है, दे आर नोन एज बैसिलस. समटाइम बैक्टीरियाज जो हैं वो कॉमा की शेप जैसे होते हैं, जैसे हम कॉमा यूज़ करते हैं. सो कई बार वो स्पाइरल शेप के होते हैं. सो बैक्टीरियाज जो हैं इनकी शेप्स, इनके साइजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं. कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. ऑटोट्रॉफिक मतलब ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड खुद बना रहे हैं. लेकिन मेजॉरिटी के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. हेट्रोट्रॉफ का मतलब कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर द फूड. सो आई होप बच्चों आपको किंगडम मोनेरा जो है वो क्लियर हो गया होगा.
नेक्स्ट, किंगडम मोनेरा जो है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू टू ग्रुप. First one is known as Archaebacteria and second one is known as Eubacteria. So let us study what is Archaea and Eubacteria. What is Archaebacteria? बच्चे, Archaebacteria वो बैक्टीरिया है जो बहुत हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करता है. जैसे कहीं पे कोई ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सेलाइन हैं, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं, उसमें भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा. तो इसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं. कई बार जो मार्शी एरियाज़ होते हैं जिसको हम दलदल वाली जगह कहते हैं, वहाँ पे मिथेनोजेंस होते हैं. सो ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफ़र करता है स्ट्रक्चर में, उसका सेल वॉल, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव करने के कैपेबल बनाता है. मिथेनोजेन बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे एनिमल्स जैसे काउज हैं, बफेलोज जो होते हैं, उनके गट में भी होते हैं. और दे आर इवन मिथेनोजेंस जो हमारा बायोगैस बन रहा है. यू आर फेमिलियर विद द वर्ड बायोगैस. सो बायोगैस में क्या होता है, मेनली इसमें मीथेन होता है. और जो बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस दे आर नोन एज मिथेनोजेंस. तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आएंगे? दे आर आर्चीबैक्टीरिया, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज बैक्टीरियाज आर एबल टू सर्वाइव इन द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. नेक्स्ट, सेकेंड कैटेगरी जो है इसके अंदर आएगी वो आएगा यूबैक्टीरियाज. सो बच्चे, यूबैक्टीरियाज जो हैं, देर आर 1000 डिफरेंट यूबैक्टीरिया, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. राइट बच्चे? सो दे आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. तो इसमें प्रॉपर इसमें जो है सेल जो है उसका एक सेल वॉल है, और कई बार ये मोटाइल होते हैं. मोटाइल मीन्स ये मूव कर सकते हैं. अगर ये मूव करते हैं तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला. फ्लैजिला. सो फ्लैजिला हेल्प्स इन द मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और इसमें वो बैक्टीरिया हैं, कई बार ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं प्लांट को. प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं. जैसे नॉस्टॉक एनिबिनाज जो हैं, तो कई बार ये क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते. सो बैक्टीरिया, प्लांट के रूट्स के अंदर बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन लेता है, फिक्स करता है और प्लांट को देता है. सो इसको हम राइजोबियम, ये जो बैक्टीरिया हैं ये सारे यू बैक्टीरिया की कैटेगरीज में आएंगे, और ये सारे जो हैं वो ट्रू बैक्टीरियाज हैं. सो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, दे आर ऑल्सो मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं. डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ये डीकम्पोज करते हैं, और इनको हम अपने नेचर के, अपने अर्थ के क्लीनर्स बोलते हैं. क्योंकि अगर ये डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज नहीं करेंगे तो हमें जगह जगह डेड बॉडीज़ नज़र आएंगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारा डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. उसके बाद आप डेली बच्चे कर्ड खाते हो, तो कर्ड कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है. तो जो मिल्क जो कर्ड में चेंज होता है ये भी ड्यू टू यू बैक्टीरिया हो रहा है, एंड दैट इज़ लैक्टोबैसिलस. सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन कर रहा है? दैट इज़ लैक्टोबैसिलस. सो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है. उसके बाद जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, ये मेडिसिन्स हैं. सो एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स होता है लिविंग. सो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. और इसके बाद जैसे टाइफॉइड है, टेटनस है, इस तरह के डिजीज़ के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं. सो बैक्टीरिया मेनली ग्रो करता है बाय फिशन. फिशन क्या होता है? फिशन एक प्रोसेस है जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता है. जैसे एक बैक्टीरिया से हमारे पास 2 बैक्टीरियाज बन जाते हैं, ये हम आगे भी डिटेल में करेंगे. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो स्पोर्स बना के मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. सो बच्चे, ये हमने देखा कि ये हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं उनकी हमने 2 कैटेगरीज देखी, यू बैक्टीरिया एंड द आर्चीबैक्टीरिया. सो बच्चे, दैट्स ऑल फॉर किंगडम मोनेरा. आई होप आपको इंट्रोडक्शन
क्लासिफिकेशन, डिफरेंट जो हमने क्लासिफिकेशन हिस्ट्री करा वो, और जो हमने अपना फर्स्ट किंगडम किया मोनेरा, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इन माय नेक्स्ट video we will discuss about the second kingdom, that is Protista, and most probably the third one also, that is kingdom Fungi. So बच्चे that's all for today. Thank you so much बच्चे. Whatever आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप उसके नोट्स बनाओ, उसको नोट करो, and after finishing the chapter we will do the question answer. So that's all for today. Thank you so much बच्चे. Have a nice day.